जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 20 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये भारत के हर एक वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, मैंने उसका एनालिसिस भी कराया है। सारे ही करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके पहले और दूसरे शिफ्ट के यहीं से पूछे गए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो आइए देखते हैं यहां पर। और बहुत सारा जीके का भी प्रश्न पूछा गया है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो 85 to 90% क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, करंट और जीके का। बस रेगुलर फॉलो करते रहिए। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को हाल ही में किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को यहां पे विदर्भ ने जीता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और यहां पे इस बार इसका 33 नंबर का एडिशन हुआ, 33वां संस्करण हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 24 दिसंबर से 18 जनवरी के बीच में यह हुआ है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो बीसीसीआई यहां पे इसे ऑर्गेनाइज करती है। कैसा फॉर्मेट है? 50 ओवर का फॉर्मेट है, लिस्ट ए क्रिकेट है। और यहां पे जो 38 टीमें होती हैं, जो रणजी ट्रॉफी की टीमें होती हैं, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। विदर्भ पहली बार जीता है और यहां पे रनर अप सौराष्ट्र था। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे अमन मोखड़े विदर्भ से, जिन्होंने 814 रन यहां पे बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं अंकुर पवार ने सौराष्ट्र से 25। और 2024-25 का जो विजेता बना है वो यहां पे कर्नाटक लास्ट ईयर का विजेता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2002-2003 में स्टार्ट हुआ है। भारत का जो एक लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है जो बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है। और यहां पे भारत के महान बल्लेबाज, मेरे पीछे आप देख रहे हैं विजय हजारे, इनके ऑनर पर, इनके सम्मान पर यह विजय हजारे ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करी जाती है। अब देखिए, जितने भी यहां पे विजेता बने हैं 2025 के, 2024 के, 2026 के जो अभी होंगे, तो यहां पर मैं आपको पूरा एकदम रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको पुराना पूरा रिवाइज हो जाए। तो रणजी ट्रॉफी हुआ था, भारत की सबसे बड़ी घरेलू ट्रॉफी है, विदर्भ जीता है। 1934-35 से रणजी ट्रॉफी यहां पे स्टार्ट हुई। सबसे ज्यादा जो विनर बना है वो यहां पे मुंबई बना है। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हाल ही में झारखंड जीता है हरियाणा को हरा करके। ये T20 फॉर्मेट में डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट भारत ने, और जूनियर एशिया हॉकी कप यहां पे भारत ने जीता है। मेंस हॉकी विश्व कप जर्मनी ने जीता है। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यहां पे भारत ने जीता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको यहां पे डिटेल से बता दी है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित ये प्रश्न आपको दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस साल तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम अपर मिडिल इनकम कंट्री? तो 2030 तक भारत यहां पे अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा, ऐसा एसबीआई की रिपोर्ट में पता चला है। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हम अपर मिडिल इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हाल ही में एसबीआई ने इस रिपोर्ट को पेश किया है, 2030 तक हम उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएंगे। और बहुत सारे रिपोर्ट यहां पे बताते हैं कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे जर्मनी आता है और चौथे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो यहां पे जर्मनी को भी पीछे भारत छोड़ देगा और 5वें नंबर पे जापान आता है। तो यहां पे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय होगी लगभग 4000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, यानी 4 गुणे आप 90 करेंगे तो यहां पर 90 से करेंगे आप इंटू, तो ये लगभग 3,60,000 के समथिंग यहां पे पहुंचेगा। और यहां पे भारत वर्ल्ड बैंक के वर्गीकरण में चाइना और इंडोनेशिया जैसे देशों की कैटेगरी में भी यहां पर भारत शामिल हो जाएगा। अब मैं आपको वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा समझा देता हूं।
तो जो निम्न आय वाले देश होते हैं उनका $1135 से कम इनकम होता है, ठीक है। और जो निम्न मध्यम आय वाले हैं 1136 से लेके $4465 सालाना इनकम है। उच्च मध्यम आय वाले 4466 से लेके 13845 और हाई इनकम वाले 13846 से ज्यादा जिनकी यहाँ पे इनकम है, हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं हाई इनकम वाले। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एसबीआई की। तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक बैंक है और सीएस सेठी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पहले से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। देश के राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं आपको बताना है। तो ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये अभी ये यूएई से आए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये यूएई से आए हैं। यूएई के यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूएई के राष्ट्रपति और देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपस में मिल रहे हैं और ये 19 जनवरी को कल ही आए हैं, ऑफिशियल यात्रा पर आए हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे इन दोनों के बीच में, भारत और यूएई के बीच में यहाँ पे ट्रीटी होगी, एग्रीमेंट होगा, वो मैं आपको करंट अफेयर में अपडेट कर दूंगा। तो भारत और यूएई के बीच में जो व्यापक रणनीति साझेदारी है इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी और दोनों देश के जो रीजनल और ग्लोबल यहां पर मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, ठीक है। अब बात करें तो भारत के लिए और दोनों देश के लिए यहां पर एनर्जी, रक्षा, तकनीक, इन सब सहयोग बढ़ाने पे बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि यूएई है कहां पर। तो आप यहां पर देखें, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा। यहां पर यूएई है, यहां ओमान है, ये यूएई है, छोटा सा देश है। तो यहां पर यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी है और यहां के राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन अल नहयान। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब मैप को अगर आप देखें तो ये यहां पर है, ओमान इसका पड़ोसी देश है, कतर यहां पर है, सऊदी अरब यहां पर है। तो यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है और यहाँ पे इसकी सीमा सऊदी अरब, ओमान, कतर और ईरान से लगती है, जो मैंने आपको समझाया है। देखिए 3 प्रश्न का उत्तर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। जो सबसे बेस्ट आंसर देगा उसको अब कमेंट ऑफ द डे में शामिल किया जाएगा। तो हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। इससे आपका जो माइंड है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? अगर बैरोमीटर में तेजी से डिक्लाइन हो जाए ये किसको इंडिकेट करता है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC 2026 किस राज्य की विधानसभा में आयोजित किया गया? एक ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो ये कहां पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ओम बिरला साहब आप देख पा रहे हैं जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, 17 और 18 लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से संबंधित है और आर्टिकल नंबर 93 के तहत देश का स्पीकर का पद यहां पे डिसाइड होता है। तो यूपी विधानसभा लखनऊ में 19 जनवरी 2026 से 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ। देखिए आपको डेली 10 मिनट के सेशन मिलेंगे। तो 7 बजे सुबह आपको 10 मिनट का सेशन मिलेगा, तो आप उसे जरूर फॉलो किया करें डेली। और एक रात को भी आपको 10 मिनट का सेशन मिलेगा। तो इस सम्मेलन में भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, वहां के जो भी प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो सब यहाँ पे शामिल होंगे और 21 जनवरी 2026 को यह समाप्त होगा। उद्देश्य क्या है? कॉन्फ्रेंस का विधायी प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रिया परंपराओं पर चर्चा करना, यानी कि किस प्रकार से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। लोकतंत्र को तभी मजबूत किया जा सकता है कि जो भी यहाँ पे कार्यवाही चलती है पार्लियामेंट्स में उसको हम कितना यहाँ पर सरल बना सकते हैं और बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं, कैसे उसका बेहतरीन तरीके से संचालन कर सकते हैं, कितने अच्छे मुद्दे उठा सकते हैं जो कि जनहित के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और यहाँ पे नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना इसका मकसद है और विधायकों की दक्षता बढ़ाना,
लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना, और जो विधायिका है यानी जो यहाँ पे लेजिस्लेचर है उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, जो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है, एक बार चुनाव हो जाता उसके बाद फिर हो गया, क्या मतलब है। अब देखिए बात यहाँ पे सम्मेलन की आई है, तो जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं उसको भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन हाल ही में हुआ था, वो स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई यूएई में हुआ है। G20 सम्मेलन जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ, ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ, और इस साल फ्रांस में होगा। 2026 कहां पे होगा? फ्रांस में होगा। नाटो शिखर सम्मेलन ये नीदरलैंड में हुआ, द हेग में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में हुआ, 2026 में हमारे भारत में हो रहा है। हाल ही में जो लोगो है वो यहाँ पे इसका अनावरण भी किया गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चाइना में हुआ 2025 का सम्मेलन। यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 बेलम ब्राजील में हुआ। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट ये विक्टोरिया स्पेन में हुआ। तो सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। अब आइए बढ़ते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। यूवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं? यूवेरी मुसेवेनी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th टाइम? तो ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं, 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो युगांडा के प्रेसिडेंट यूवेरी मुसेवेनी आप यहां पे देख रहे हैं, इन्होंने 71.65% वोट हासिल किया है और 7वीं बार यहां पे सत्ता पे काबिज हुए हैं। 1986 से युगांडा के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और 7वीं बार ये प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। युगांडा कहां पर है दोस्तों? तो भारत के रिस्पेक्ट पे ये यहां पर आप इधर आएंगे वेस्ट में, तो अफ्रीका में जो रेड कलर दिख रहा है ये युगांडा का है। युगांडा एक लैंडलॉक स्टेट है जिसकी सीमा किसी भी जलीय सीमा से नहीं छूती है। कंपाला यहाँ की कैपिटल है। सीमाओं की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सी इसकी सीमाएं छूती हैं, तो आप यहाँ पर युगांडा देखेंगे तो केन्या है, यहाँ पर देखिए रवांडा है, तंजानिया है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं, केन्या, तंजानिया, रवांडा, साउथ सुडान और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसके पड़ोसी देश है जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मुख्य झील भी है विक्टोरिया, जिससे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी यहां से निकलती है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हाल ही में चेक गणराज्य के प्राइम मिनिस्टर बने आंद्रे बाबिस। जापान की पहली महिला फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है साने तकाइची। बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पास पेरेरा, ठीक है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नु। सुशीला कर्की यहाँ पे अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनी, नेपाल की पहली प्राइम मिनिस्टर। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गहस्टोर। गुयाना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चार्नविराकुल। और यहां पे लिथुनिया के नए प्राइम मिनिस्टर इंगे रुंगियानियानी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस जिले में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? अब देखो, अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है तो वहां से बहुत सारे करंट अफेयर बनेंगे। अब केंद्र सरकार का ध्यान रीजनल सेंटर्स पे बढ़ेगा, तो ये देखो हर सरकार करती है वोट उठाने के लिए। तो अब ये हुगली में 830 करोड़ रुपए का यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। देश की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा रही है वो वेस्ट बंगाल से शुरू हुई है, मैंने आपको बताया भी था। तो कोलकाता से दिल्ली, आनंद विहार, बनारस और तमिलनाडु के तांबरम को जोड़ने वाली और भी यहाँ पे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। तो अब विकास की धारा यहां से बहने वाली है। तो बालागढ़ बंदरगाह द्वारा जो प्रणाली की आधारशिला है वो भी रखी गई है। कोलकाता में इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट करी जा रही हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए।
जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है वैसे ही आपको उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और आप किसी भी दिन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी दिन की आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिलेगी, आपको ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिलेगी, स्टैटिक जीके की बुक मिलेगी और आपको बहुत सारे यहां पे टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलेंगे। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको यहां पे हर विषय, आप बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, किसी का भी टेस्ट लगाइए और जो डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट होता है वो आप यहां पे फ्री टेस्ट लगाइए जहां पे आपको रैंक पता चलेगी। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का भी टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। प्रीमियम कोर्सेस भी हैं आपके लिए बेहतरीन, जहां पर आप कॉम्बो पैक्स आपको मिल जाएगा। यहां पे जनवरी से लेकर दिसंबर का 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करेंगे आप। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच, सबसे बेस्ट क्वालिटी। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो कराए बिहार दरोगा में आए हुए हैं आपके एप्लीकेशन से, मैंने एनालिसिस भी कराया था। तो 599 में ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। जनवरी 700 कूपन कोड आप यूज करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब कुछ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ फ्री है 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक। अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, यहीं पे मिलेगा अर्जुन 1 ईयर की टॉपिक वाइज हिंदी मीडियम 2025 की 12 महीने का पैकेज भी है, ईयरली बुक भी है, मंथली बुक भी है। अब आइए बात करेंगे यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गाजा में स्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का इनविटेशन किसे दिया है? Who has been invited by the US President Donald Trump to join the peace board set up for the lasting peace in Gaza? तो नरेंद्र मोदी जी को यहां पर इनवाइट किया गया है। अब देखो, भारत ने एक कड़ा फैसला लिया है और भारत ने 30% का टैरिफ ठोका है। कल मैं पढ़ रहा था और जस्ट रिसेंट की न्यूज है, अभी यहां पर 50% का टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगाया है, अभी और कह रहा है 25 और लगाएंगे, तो टोटल 75% का टैरिफ भारत पे यहां पे लगाने का प्रयास है। अब भारत ने पलटवार करना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने 30% का टैरिफ लगाया है दालों पर, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी दालें हैं, 27% जो दुनिया की दालों का खपत भारत करता है। भारत में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स दाल है जो अमेरिका से आता है। तो इस पर अमेरिका के जो सीनेट मेंबर हैं उन सब ने आपत्ति भी जताई है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर धीरे धीरे भारत भी जवाब दे रहा है साइलेंटली, हालांकि बहुत ज्यादा न्यूज फैली नहीं। और यहां पे भारत ने 30% का टैरिफ ठोका है दालों पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाजा स्थायी शांति के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये जो गाजा है, आपको बता दूं कि आप इजराइल का मैप देखेंगे तो यहां पे फिलिस्तीन है, यहां पे गाजा है, जहां पे मुस्लिमों का समूह है गाजा जगह पर, और वहां पे धर्म युद्ध चल रहा है यहूदियों और मुस्लिमों के बीच में। तो यहां पे ये शांति का काम कर रहे हैं। अब मैं कल रात को एक स्टेटमेंट और पढ़ा हूं, तो इन्होंने कहा कि भाई नोबेल शांति पुरस्कार तो मिलने से रहा, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार तो दिया ही नहीं गया, तो शांति फैलाने से क्या मतलब, इससे अच्छा लड़ाई कर लेते हैं। अब इस जो बुड़बक आदमी है इसको अब ग्रीनलैंड चाहिए, ठीक है, लगा है। तो देखते हैं क्या होता है, बताऊंगा पूरा अपडेट। तो शांति बोर्ड का उद्देश्य गाजा क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। सबका साथ चाहिए भाई, सबका साथ चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे शांति के लिए काम करें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पहला इनिशिएटिव है, ठीक है। तो अमेरिका ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए भारतीय मूल के अजय बांगा को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ पीस में नॉमिनेट भी किया है, और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी बोर्ड ऑफ पीस ग्रुप का यहाँ पे हिस्सा होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आई देखते हैं, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT यहां पर स्कॉच पुरस्कार 2025 किस परियोजना को यहां पे दिया है? कौन सा परियोजना है जिसको यहां पे अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां पर आप देखिए टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने अवार्ड किया स्कॉच पुरस्कार, ये है सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन को। तो 104 नंबर का स्कॉच शिखर सम्मेलन में ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सम्मेलन का विषय है संसाधन विकसित भारत यानी रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिया। C.DOT भारत सरकार का एक इंपॉर्टेंट टेलीकॉम रिसर्च विकास सेंटर है और इसकी स्थापना 1984 में हुई है। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है? 5G 4G AI ऐसी बहुत सारी जो टेक्निक्स है उसको बढ़ाने में मदद करता है। C.DOT 14 एक्जीम ग्राहम बेल अवार्ड 2024 और EL सीना डिफेनोवेशन अवार्ड ये भी प्राप्त कर चुका है। ठीक है, अब देखो बात यहां पे अवार्ड्स की आई है, तो बहुत सारे अवार्ड्स यहां पे दिए जा चुके हैं। आइए मैं आपको सारे अवार्ड्स पढ़ा देता हूं। तो मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला, मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एडेमोला एडेनले को मिला है, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। और GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार इसरो के प्रमुख डॉक्टर V नारायण को मिला। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला साहित्य के क्षेत्र में। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह को मिला। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है जो कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो NDRF का स्थापना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 19 जनवरी को। 19 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, यहाँ पे नेशनल, यहाँ पे बालिका दिवस आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी की याद पे मनाया जाता है। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो 19 जनवरी को NDRF का हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 में। तो इसी विशेष बल की स्थापना की गई है। किसी भी प्रकार का भूकंप आता है, किसी प्रकार का लैंडस्लाइड आता है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिजास्टर आता है, तो उस समय यहां पर ये डिजास्टर फोर्स NDRF काम करती है। तो NDRF ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी को। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ऐसी कोई भी यहां पर औद्योगिक घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, ये यहां पे एक्टिव रहता है। इसके महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पानी पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे दिया गया है? तो पद्म पानी पुरस्कार मिला है इलैया राजा को। 20 सही उत्तर होगा। देखो एजुकेट गर्ल्स को मिला है रमन मैग्सेस अवार्ड। रमन मैग्सेस अवार्ड यहां पे किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स को मिला है। ठीक है, और सुप्रिया साहू को यहां पे दिया गया है ये है जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नितिन गडकरी को मिला है यहां पे लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ठीक है, लोकमान्य तिलक अवार्ड। भारत के वर्तमान में रोडवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो इलैया राजा कौन है आइए जानते हैं। तो आप यहां पे इलैया राजा को देख पा रहे हैं, संगीतकार म्यूजिशियन है। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर इनको पद्म पानी अवार्ड दिया गया है क्योंकि भारतीय सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको यहां पर सराहा गया है और इनको दिया गया है। इसमें इनको क्या मिल रहा है? 2 लाख रुपए की कैश प्राइज, एक मोमेंटो और एक यहां पर प्रशस्ति पत्र मिला है। तो 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी महाराज में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से यहां पे किया जा रहा है। दोनों साथ मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगला है पिंके नदी किस देश पे है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी यहां पे मान्यता दी गई है? पिंकी रिवर लोकेटेड इन विच कंट्री दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फिंके नदी दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नदी यहां पे माना है और ये नदी
30 से 40 करोड़ साल पहले यहां पे बह रही है। और ये नदी जो है तब से बह रही है जब ना तो इंसान का वजूद था, ना तो डायनासोर का वजूद था। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अरंते लोग यहाँ पे हैं, और अरंते लोग लारा पिंटा यहाँ पे कहते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं यहाँ के। तो फिंके नदी की लंबाई 640 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्षेत्र में और साउथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में होकर के बहती है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिणी चिली के किस शहर के पास बायोबियो क्षेत्र में भीषण जंगल की आग लगी है? तो एक मैसिव वाइल्ड फायर ब्रोक हुआ है बायोबियो रीजन पर। तो ये है कंसेप्शियन जगह है जहां पर आग लगी है। तो साउथ चिली के कंसेप्शियन शहर के पास बायोबियो क्षेत्र में भीषण आग लगी। लगभग 20,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। 23 किलोमीटर तक आग फैल चुकी है। ठीक है, और जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे नष्ट हो गया है। आग की इंदिरा गैस प्लांट तक पहुंचने की आशंका है, जहां पे ज्वलनशील सामग्री का भी भंडारण है। तो यहां पर इसका और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सबने बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। अब बारी है यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे। आप अपना टेस्ट करिए कि आप कितना यहां पे स्कोर कर पाते हैं। देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। 68 नंबर के निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने जीता है। ए राइट आंसर होगा। राम सुतार का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो राम सुतार का निधन हुआ, ये मूर्ति कला से संबंधित थे। बी राइट आंसर होगा। देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किन दो संस्थाओं ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो एससीसीएल और अल्टमिन ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया गया है, किसके द्वारा? तो सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। मेहर कैस्टिलिनो का हाल ही में निधन हो गया, इन्हें फेमिना मिस इंडिया का ताज मिला है। तो फेमिना मिस इंडिया किस वर्ष ताज इनको पहनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, सदियों पुरानी एक पगड़ी सिस्टम है, वो किस राज्य ने यहां पे समाप्त कर दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने इसको समाप्त किया है। नासा का मेवन मिशन किस ग्रह की कक्षा में एक्टिव था, जिसे हाल ही में संपर्क टूट गया है? तो ये मार्स में एक्टिव था, अब इसका संपर्क टूट गया है। देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर ये कहां पे शुरू हुआ है? तो ये बायो एथिक्स सेंटर दोस्तों आनंद में शुरू हुआ है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब आयोजित होगी? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 में आयोजित होगी। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? उर्सुला वॉन डेर लेyen, एंटोनियो कोस्टा। बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 19 जनवरी को कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उन सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बने हैं? दोस्तों अभी बिहार के एग्जाम में 2 दिन 3 दिन पहले का करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा अपडेटेड रहना है ना। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? यहां पर आप देखिए, ये बने प्रवीण वशिष्ठ। डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? तो असम में इसका शिलान्यास किया है। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जा रही है? तो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। अगला है विश्व आर्थिक मंच 2026 का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? दावोस में। डी। भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास, ये जो अभ्यास है ये कहां पर हुआ? वेयर इज इंडिया जापान कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपका पार्टिसिपेशन और बढ़े। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कहां पे किया गया? मालदीव्स में। डी राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश स्टार्ट किया है? तो ये ईरान में स्टार्ट किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर कौन सा देश है? तो इंडिया है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लोगों के द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा
बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है करेंसी जमा। नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के डैश के परसेंटेज में की जाती है, तो शुद्ध मांग और समय देनदारियों पर। ARDC नाबार्ड की एक शाखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है, यहां पर आप देखें तो इसे कहते हैं कृषि सुधार और विकास सहयोग, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। आज का सवाल है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। और यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है, आपको पहचान करना है ये इमेज किस पर्सनालिटी की है। आपको 19 जनवरी का यहां पर रिजल्ट देखते हैं तो अमित पावडिया यहां पे टॉपर है, ऋषभ सेकंड है, प्रतीक, नितान, सलोनी, हरीश, वर्षा, हिमांशु, गणेश, रूबी रॉय, आप टॉप 10 टॉपर है। डेली टेस्ट देते रहिए, टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां पे डेली करंट अफेयर का टेस्ट है, वहां से आप जाइए टेस्ट दीजिए, ठीक है। और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स में जाइए, वहां पे आप डेली करंट अफेयर्स में जाकर के आप आज की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेस है, ई बुक्स है आप सबके लिए। और दोस्तों यहां पे प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और यहां पे 12 महीने का मंथली टेस्ट, इसका कॉम्बो है। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। और यहां पे अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए, जहां पे अभी आप प्रेजेंट में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत सारे डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन में क्लास ली होगी तो आराम से क्वेश्चन वो सारे बन जाएंगे। रेगुलर क्लास आपकी हो रही है, डेली फॉलो करते रहिए आप अपने फाउंडेशन बैच को। जनवरी 2000 जैन 700 कूपन कोड का यूज करके 700 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 599 में आपको बैच मिल रहा है। 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का दिसंबर का मंथली टेस्ट फ्री है, 12 महीने की मंथली ई बुक फ्री है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो आप सभी ये सारे प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच पे जाकर के एनरोल हो सकते हैं। 1 ईयर टॉपिक वाइज PDF, 2025 हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ईयरली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। मंथली करंट अफेयर्स, टेस्ट पास, स्टडी की बुक है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ई बुक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी ई बुक्स मिलेंगी, साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, तो ये सारी बुक्स आपको, ज्योग्राफी की, तो GK GS ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करते रहिए आप 10 मिनट के सेशन को भी, जो सुबह आपको 7 बजे मिलेगा, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स की जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे रखी जाए या 6 बजे, एक बार आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।